पाषाण काल, इसी को हम लोगों को देखना है। और इस पाषाण काल में जो मानव रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? आदि मानव, यानी अर्लीस्ट ह्यूमन, प्रारंभिक मानव। इसीलिए आदि शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस पाषाण काल को किस काल के अंतर्गत रखा गया है? पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है ना, यानी प्री हिस्टोरिक एज। क्लियर बात है? प्री हिस्टोरिक एज के अंतर्गत रखा गया है, जिसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसे कहा गया है, हम लोग इसको पढ़ डाले हैं, इसको कंप्लीट कर डाले हैं, है ना, कि प्राग ऐतिहासिक काल का नामांकन किसने किया या प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बताया किसने? विद्वान का भी नाम हम लोगों ने लिख डाला है, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। ओके, क्लियर बात है? तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड साहब ने प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज, यानी इतिहास प्रारंभ होने के प्रारंभिक अवस्था या प्रारंभिक काल या प्रारंभिक समय का जो मानव थे उनके बारे में क्या किया? स्टडी किया, पाया। और इस काल में उन्होंने पाया कि इस काल में जो आदि काल नाम दिया गया, आदि मानव नाम दिया गया, इस अर्लीस्ट ह्यूमन नाम दिए, इस काल का की खोज भी, पाषाण काल की खोज भी रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड साहब ने किया। हम लोगों ने देख चुके हैं, हम लोग कि प्रारंभ में ही देख चुके हम लोग कि दक्षिण भारत में कहां पर देखे थे? मद्रास के पास, मतलब तमिलनाडु स्टेट यानी मद्रास के पास पल्लावरम नामक स्थान पर, पल्लावरम नामक स्थान पर या पल्लवरम नामक स्थान पर, पल्लवरम नामक स्थान जो है, जो वर्तमान में तमिलनाडु में पड़ता है, और इसी साइट की फर्स्ट टाइम 1863 ईस्वी में इन्होंने इसे खोज किया और यहीं से पहला पाषाण उपकरण उन्हें मिला था, जो हम लोगों ने देख चुका है कि वह जो उपकरण था यानी स्टोन टूल्स था, वह किस चीज का बना था? स्टोन का, पत्थर का। इसीलिए नाम रखा गया कि स्टोन टूल्स, यानी पत्थर की कुल्हाड़ी, यानी हैंड एक्स, स्टोन हैंड एक्स। स्टोन हैंड एक्स से तात्पर्य है पत्थर की कुल्हाड़ी। ओके, तो इस काल का नाम इसलिए पाषाण काल रखा गया। हम लोगों ने देख चुके हैं इसको कि इस काल में जो भी हमें एविडेंस मिला, स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए जो भी साक्ष्य मिला, वह सिर्फ क्या मिला है? स्टोन का, पत्थर का। स्टोन टूल्स वो भी औजार के रूप में ही अधिकांश मिले हैं, अधिक मात्रा में, इसलिए इसे पाषाण काल नामकरण किया गया या कहा गया। और यह नामांकन करने वाले जो विद्वान थे रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड साहब थे, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड थे। ओके, अंग्रेज थे। इन्होंने ही सबसे पहले मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान पर, यानी वर्तमान में तमिलनाडु में यह स्थान पड़ता है, साइट पड़ता है, और यहीं से इन्हें पहला जो उपकरण मिला था, पत्थर की कुल्हाड़ी मिली थी, यानी कुल्हाड़ी के शेप में या साइज में हैंड एक्स मिला था। तो इस प्रकार इस काल के जो टूल्स पाए गए, औजार पाए गए, उपकरण पाए गए, वह पत्थर के पाए गए। ओके, इसीलिए इसका नाम पाषाण काल रखा गया। और पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रख करके स्टडी किया जाता है, और इस काल का नामांकन रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड साहब ने किया। इसीलिए इन्हें प्री हिस्टोरिक एज का, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक एज, यानी प्राग ऐतिहासिक काल का इन्हें जनक अथवा पिता भी कहा जाता है। ओके, तो नव पाषाण काल में हम लोग अब देख लेते हैं। पूर्व पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज हम लोग स्टडी कर डाले, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज स्टडी कर डाले हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं नव पाषाण काल अथवा नियोलिथिक एज, इसी को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, सबसे नवीन अथवा सबसे बाद का काल। इस काल की जो मुख्य विशेषता है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, हम लोग डिस्कस कर डाले। यानी इस काल में फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर वर्क यानी कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। ओके, इसके बाद
एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन बड़े पैमाने पर होने लगे, लार्जेस्ट पैमाने पर यानी विस्तृत रूप में किया जाने लगा, होने लगा। ओके, इसके बाद अस्थाई भवन, अस्थाई भवन से मतलब है परमानेंट हाउस। अब इस काल में जो आदि मानव थे, अर्लीस्ट ह्यूमन, वह अस्थाई भवन बनाकर, मकान बनाकर रहने लगे। ओके, और इस काल में आग मीन्स फायर, आग का प्रयोग बड़े पैमाने पर करने लगे। ठीक, अब इस काल में आग का जो यूज था, प्रयोग था, वह लार्जेस्ट रूप में या पैमाने पर करने लगे। अगला पॉइंट जो हम लोग ने देखा, मिट्टी के, इस काल में मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। मिट्टी के बर्तन दो तरह से इस काल में बनते थे। एक तो बाई हैंड यानी हाथ से बनते थे, और दूसरे जो पोटर व्हील्स यानी चाक जो होता था, कुम्हार की चाक जो होता है ना, कुम्हार की चाक पर मिट्टी के बर्तन बनते हैं। तो चाक पर भी मिट्टी बर्तन बनाने का साक्ष्य या एविडेंस मिलता है। तो हाथ और चाक, कुम्हार की चाक, दोनों से बर्तन बनाने का साक्ष्य हमें मिलता है। तो इस काल में मिट्टी के बर्तन बनाने लगे लोग और उसका यूज करने लगे। और अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस काल में स्टोन यानी पत्थर के पहिए बनाने लगे लोग, जिसे आप बुकों में पढ़ते हैं कि पत्थर के पहिए का आविष्कार। ठीक है ना। तो इस नियोलिथिक एज में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट सब आ गए, और जो इनका भवन होता था, हाउस होता था, मकान होता था, वह मिट्टी और घास फूस के बने होते थे। यानी उसकी दीवार जो होती थी मिट्टी की बनी होती थी, और उसके जो छत होते थे वह घास फूस यानी हर झोपड़ी की तरह होते थे। क्लियर बात है। इसके बाद अब हम लोग अगले पॉइंट पर पढ़ते हैं, हेडिंग डाला जाए कि इस काल के प्रमुख साइट यानी स्थल को हम लोग देखते हैं, जहां से ये सब हमें एविडेंस मिले हैं, ये सब हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं। क्लियर बात है। तो ये सब प्रमाण जो प्राप्त हुए हैं, तो सबसे पहला साइट हम लोग देखते हैं इस मैप पर, जो प्राचीन समय का भारत था, इंडिया था, यह डिवाइडेशन नहीं किया गया था, यानी भारत और पाकिस्तान या अफगानिस्तान नहीं बटा था, अफगानिस्तान तक हम लोगों की सीमाएं थी। तो जो पहला नियोलिथिक एज का पाषाण काल का, नवपाषाण काल का जो साइट है, स्थल है, वह है मेहरगढ़। ओके, वह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, मैप पर देखते चलिए। मेहरगढ़ से सबसे पहले इस काल के कृषि के बारे में जानकारी मिलती है, एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि कार्य करने का साक्ष्य सबसे पहले मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान देश में और उसके बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यानी पाकिस्तान देश के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ साइट स्थित है। ओके, मेहरगढ़ स्थल स्थित है। यहाँ से कृषि के एविडेंस मिलते हैं, यानी साक्ष्य मिले। कृषि में क्या क्या मिला, तो बेरले मीन्स जौ की खेती करने का साक्ष्य मिला, दाने मिले। इसके बाद वीट यानी गेहूं के साक्ष्य मिले, गेहूं। इसके बाद क्या, कॉटन मीन्स क्या है, कपास। इतने फसल उगाने का साक्ष्य यहां से मिलता है। ओके, यानी जौ, गेहूं और कपास उगाने का साक्ष्य यहां से मिलता है। इसके बाद यहां से अस्थाई भवन, परमानेंट हाउस का भी यहां से साक्ष्य मिला। ठीक, और वहां पर जो दीवारें थी मिट्टी की बनी होती थी, कच्ची मिट्टी की, और ऊपर उसके जो छत थे घास फूस की झोपड़ी जिसको कहते हैं, उस रूप में थे। आगे हम लोग देख लेते हैं, यहां से एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के भी साक्ष्य मिले, पशुपालन का भी यहां से साक्ष्य मिलता है। ठीक, पशुपालन का साक्ष्य मिला। इसके बाद यहां से जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें मिली वह है ब्यूरियल यानी कब्र का भी साक्ष्य मिलता है। और मेहरगढ़ से जो कब्र मिला है, एक कब्र ऐसा पाया गया है कि उसमें मानव कंकाल के साथ मेल गोट यानी बकरे को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ओके, मेल गोट यानी 2 बकरे को भी दफनाए जाने का इसमें साक्ष्य मिला है। बकरे को दफनाए जाने का साक्ष्य दोनों तरफ पाया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ से जो प्राप्त हुआ है। तो मेहरगढ़ से ब्यूरियल यानी कब्र यानी समाधान की विधियां भी प्राप्त हुई है, और जो एक कब्र प्राप्त हुआ है
उसमें एक मानव कंकाल के, एक कब्र में एक मानव कंकाल के साथ, समझ रहे ना, 2 बकरे को भी दफनाए जाने का प्रमाण मिला है, एविडेंस मिला है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से मिले। सबसे पहला जो साइट मेहरगढ़, जो पाकिस्तान देश के बलूचिस्तान में। आगे हम लोग देखते हैं इसी तरह इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कोल्डिहमा है, कोल्डिहमा साइट, कोल्डिहमा साइट गंगा यमुना, यानी गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में है। गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र से तात्पर्य यह है कि जो यमुना रिवर है और गंगा रिवर दोनों आकर के प्रयाग में संगम में मिल जाती हैं, इलाहाबाद प्रयागराज में संगम में मिल जाती है। और यह आगे जब बढ़ते हैं हम लोग तो आगे प्रयागराज में ही, इलाहाबाद में ही, ओके, पुराना नाम इस जिले का, इन यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित इस प्रयागराज में इस मेजा तहसील के पास कोल्डिहमा नामक एक साइट है, स्थान है, समझे ना। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ से हमें क्या मिला कि यहाँ से भी इस काल के मानव के रहने का साक्ष्य मिला, ठीक है ना। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन का भी साक्ष्य मिला। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि एग्रीकल्चर करने का, कृषि कार्य करने का जो प्रमाण हमें मिला है, तो कृषि में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से पेडी का मतलब है धान, अथवा आप कवर्ड हटा देंगे तो कह सकते हैं चावल। तो चावल की खेती करने का प्रमाण हमें नवपाषाण काल में, नियोलिथिक एज में, नवपाषाण काल में फर्स्ट टाइम कहां से मिलता है? हमें कोल्डिहमा से मिला है। क्लियर बात है। गंगा यमुना द्वाब क्षेत्रों से हमें प्रयागराज इन यूपी स्टेट यानी उत्तर प्रदेश के, वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कोल्डिहमा नामक जो साइट हमें प्राप्त हुआ है नवपाषाण काल का, यहां से हमें कृषि कार्य में सबसे पहले चावल की खेती करने का प्रमाण मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, यह महत्वपूर्ण सारे चीज है, सारे साइट है। इसी तरह हम लोग जम्मू कश्मीर में और उत्तर प्रदेश में और भी इंपॉर्टेंट स्थल है, उनको हम लोग देखते हैं। और इसी तरह जम्मू कश्मीर में बुर्ज हो, गुफ कराल, ओके। उत्तर प्रदेश में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्थल ये भी है जो एग्जाम में बार बार आता है, पूछा भी जाता है, लहुरा देवा साइट। लहुरा देवा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में पड़ता है या स्थित है, जो गोरखपुर के पास है। खलीलाबाद उसका मुख्यालय था, जहां पर संत कबीर दास को क्या हुआ था कि मृत्यु हुई थी, क्योंकि अंतिम अपने जीवन के काल के अंतिम समय में काशी छोड़ करके वह चले गए मगहर नामक स्थान पर। तो वही गोरखपुर के पास खलीलाबाद है, क्योंकि संत कबीर दास जी का यह मानना था कि मगहर में, ऐसी मान्यता है कि मगहर में जिनकी मृत्यु होती है उन्हें मोक्ष नहीं मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, तो उन्हें कहाँ जाना पड़ता है? नरक में। तो उन्होंने कहा कि हम काशी में अपना प्राण नहीं त्यागेंगे, यानी हम अंतिम समय में काशी में नहीं रहेंगे, हम मगहर में ही जाकर के अपना प्राण त्यागेंगे। ओके, तो इस तरह की कहानियां संत कबीर दास के जीवन से जुड़ी है। तो वही लहुरा देवा जो साइट है संत कबीर नगर जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो यह भी नवीन साइट है नवपाषाण काल का, जहां से मानव निवास, ओके, पशुपालन का साक्ष्य, अस्थाई निवास, परमानेंट हाउस, और कृषि कार्य करने का साक्ष्य मिला है। तो वहां से भी, लहुरा देवा से भी जौ हुआ, गेहूं हुआ, चावल हुआ, कपास हुआ इत्यादि की खेती करने का साक्ष्य मिला है। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अब इसको हम लोग लिखते चलिए, मेहरगढ़ हेडिंग डालिए, इससे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग